हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपका एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है। आप सभी को पता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको इनसे, अगर आप सभी ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है तो आपको ये जो एनसीएफ 2005 है इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिले होंगे, या फिर आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें देखने को जरूर मिले होंगे। तो इससे संबंधित हमेशा हर सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका एनसीएफ 2005 हो या फिर आपका एनईपी हो या फिर आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो। ये तो 3-4 जो डॉक्यूमेंट है इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम एनसीएफ 2005 के जो क्वेश्चन है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो जो एनसीएफ 2005 है इससे संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर पेपर में, हर एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में ये दोनों नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो एनसीएफ है ये है क्या, ठीक है। तो अगर बात करें क्वेश्चन की तो उससे पहले हम एक देख लेते हैं जो एनसीएफ होता है आखिर ये है क्या और इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो एनसीएफ उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एनसीएफ है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये इंग्लिश में हो गया और हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हो गया, ठीक है। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है, ठीक है। जो ये डॉक्यूमेंट है एनसीएफ 2005, जो ये डॉक्यूमेंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसके अनुसार बताना है कि बच्चों में जो गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति होती है। बहुत सारे जो है क्लासेस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट जो लड़कियां ज़्यादा देखने को मिलती है इसमें, कि जो है लड़कियां होती हैं उनमें एक भ्रांति होती है कि जो मैथ है या गणित है जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, हम लड़कियां उसको नहीं सॉल्व कर सकती, हमें नहीं समझ में आएगा, सिर्फ लड़के ही जो है गणित पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां होती है लोगों के मन में, बच्चों के मन में या लड़कियों के मन में। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो बच्ची है उसको गणित नहीं आएगी, वो मैथ नहीं पढ़ेगी, कोई और सब्जेक्ट पढ़ेगी, मतलब। या फिर जो खुद की लड़कियाँ होती हैं, खुद होती हैं, वो भी जो है उनके माइंड में भी ये चीज़ हमेशा होती है कि वो जो मैथ है उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगी, ये तो सिर्फ लड़कों के लिए बनी, लड़कियां मैथ नहीं सॉल्व कर पाएंगी, मैथ नहीं पढ़ेंगी। तो ये एक जो भ्रांति है, तो ये जो है इसमें बताना कि गणित के प्रति जो सबसे अधिक सामान्य भ्रांति है इन 4 ऑप्शन में वो बताना कि कौन सी है। पहला कि गणित केवल संख्या के रूप में नहीं है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी है, ये कोई भ्रांति नहीं है कि गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है। दूसरा है कि गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। तीसरा है कि गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है। और चौथा है कि गणित बहुत मुश्किल है, अतः एक भयावह विषय। हमने बताया ना कि बहुत सारे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो जो है इस चीज़ में, इस भ्रांति में रहते हैं कि जो गणित है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही भयावह विषय है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे जो सामान्य भ्रांति जो हमेशा जो है देखने को मिलती है वो यही है कि गणित बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, ये जो है बहुत ही भयावह सब्जेक्ट है, बहुत ही भयावह विषय है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के निर्माणकर्ता कौन माने जाते हैं। अगर आप जो है एनसीएफ के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं जो कि आपका सीटेट एग्जाम में आते हैं, तो अगर आप इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो एनसीएफ 2005 है इसके निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आए ना आए वो अलग की बात है, लेकिन इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो एनसीएफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये भी हमें समझ में आना चाहिए, ये भी हमें जानना चाहिए कि इसके जो निर्माणकर्ता कौन है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके जो निर्माणकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा या कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है, ठीक है, बल होगा यहाँ पे, बल देती है।
यानी जो एनसीएफ 2005 है किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देते हैं। यानी पाठ्यचर्या का बोझ का मतलब कि जो बच्चे जो है स्कूल जाते समय अपना बैग लेके जाते हैं, उसमें बहुत सारी किताबें लेके जाते हैं, तो उसका जो बोझ होता है उसको कम करने पर जो है प्रोत्साहित करता है या जो है महत्व देता है या बल देता है। पहला है शिक्षा बिना बोझ के, दूसरा शिक्षा बोझ के साथ, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा पर्यावरण के साथ और चौथा शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो जो एनसीएफ 2005 है वो इस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है कि शिक्षा जो होनी चाहिए बच्चों की वो बिना बोझ के होनी चाहिए। ठीक है, ये जो एनसीएफ 2005 है ये जो है इस चीज़ को कहता है या इस चीज़ को जो है ज़्यादा बढ़ावा देता है कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, इनफैक्ट जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे बहुत सारा कॉपी किताब लेके विद्यालय जाते हैं उनकी जो है माइंड पे या उनके शरीर पे बहुत सारा जो है बोझ होता है एक पढ़ाई का या पढ़ने का, तो वो जो बोझ होता है वो जो है बोझ उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी जो भी हम एजुकेशन बच्चों को देते हैं वो बिना बोझ के होने चाहिए। इस चीज़ को बढ़ावा देता है आपका एनसीएफ 2005। यानी बच्चों को जो शिक्षा होती है ज़्यादातर प्राइमरी लेवल में वो जो है बिना बोझ के होने चाहिए, ना कि बहुत सारा बैग लेके आए बहुत सारा बोझ के साथ। तो वो बहुत ही जो है ये जो है इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की वो बिना बोझ के होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। अगर हम एनसीएफ पढ़ते हैं तो प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि हम जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं प्राइमरी लेवल के जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर हम प्राइमरी लेवल या फिर जूनियर लेवल की भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो एनसीएफ 2005 है इसके अनुसार जो ये प्राथमिक लेवल में जो ईवीएस का उद्देश्य होता है कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला है लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। दूसरा है बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। तो जहाँ पे कंठस्थ होगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों की जो याद करने की कला उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, बल्कि ऐसा नहीं है। इस चीज़ पे बढ़ावा दिया जाता है कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए वो रटने पे नहीं होना चाहिए बल्कि समझ पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना चाहिए। वर्णन भी गलत होगा। वर्णन के महत्व पे किसी भी चीज़ को प्राइमरी लेवल पे हम वर्णित नहीं कर सकते। यानी बच्चे को छोटे छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बहुत सारा वर्णन करके। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। डी नंबर है कि वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना। ये भी आपका गलत है कि वातावरण संबंधी मुद्दे होने चाहिए, बल्कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। यानी ईवीएस का जो एक उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो लिंग संबंधी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे होता नहीं कि घर परिवार में हो कि लड़की जो है वो खाना बनाएगी, लड़का है वो खाना नहीं बनाएगा। ठीक है, यानी जो लड़कियाँ होती हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए ही होती है, लड़कों का काम खाना बनाना नहीं होता। लड़कियाँ घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी, लड़के जो हैं बाहर का काम करेंगे। तो ये जो लिंग संबंधी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे जो विषय होते हैं जो हमारे समाज में चलते रहते हैं, उनके मुद्दों पर जो है बहस करना, बात करना है, समालोचना करना, ये होता है ईवीएस का उद्देश्य। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार क्लास में जो टीचर होते हैं उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। एक आदेशक के रूप में होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में, या फिर एक नेता के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि कक्षा में एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो एक आदेशक के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो एक टीचर होता है वो एक जो है आदेशक के रूप में होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है टीचर से बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे शब्दों में समझ पाएँ और उनके जो व्यवहार है उनके व्यवहार से बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो एक एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि कक्षा में किसी भी क्लास में जो एक टीचर की भूमिका होनी चाहिए वो एक आदेशक के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार जो लर्निंग है वो क्या है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, दूसरा है कि ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है,
तीसरा, सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एनसीएफ है उसके अनुसार जो सीखना है वो ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ना कि ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, तो बिल्कुल नहीं होगा। सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, ऐसा भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत है। पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार जो लर्निंग है वो एक ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 है उसका क्या सिद्धांत है ये बताना है। पहला है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना, बिल्कुल सही। जो एनसीएफ 2005 है वो उसका जो एक सिद्धांत है, उसका जो एक उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना, यानी जो क्लास है उसमें जो भी चीज़ें हम सिखाएं बच्चों को वो जो है एक्टिविटी पे जो है डिपेंड होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। कोई भी चीज़ सिखाएं तो उनको गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए, तो ये जो है पहला ही सिद्धांत सही है। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि बच्चों की पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित ना हो बल्कि समझ पर आधारित हो, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही होगा कि जो एनसीएफ 2005 है उसका जो सिद्धांत है, उसका जो उद्देश्य है वो जो है इस चीज़ पे बढ़ावा देता है कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो रटन प्रणाली पर ना हो बल्कि किस पे हो, समझ पे आधारित हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा है कि पाठ्यचर्या का संवर्धन इस प्रकार हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध हो सके, बिल्कुल सही। जो एनसीएफ 2005 है वो इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि जो पाठ्यचर्या का संवर्धन हो या पाठ्यचर्या का जो है पढ़ाने का जो तरीका हो इस तरीके से हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी जो एनसीएफ 2005 है वो क्या दिशा निर्देश देता है वो बताना है। पहला कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही। जो एनसीएफ 2005 है वो इस चीज़ को जो है निर्देशित करता है या एक दिशा निर्देश देता है कि जो बच्चों का ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जो हम उदाहरण देते हैं उसको बच्चे के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर समझाया जाए तो बच्चा जो है उस चीज़ को आसानी से सीख पाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी उसका दिशा निर्देश के जो अंतर्गत आता है कि जो बच्चों की पढ़ाई हो रटन प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए बल्कि किस पे होनी चाहिए, समझ पे आधारित होनी चाहिए। तीसरा है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये भी उसका एक दिशा निर्देश है कि जो परीक्षा होती है विद्यालय में जो है बच्चों के लिए वो जो है अपेक्षाकृत सरल होनी चाहिए, ना कि डिफिकल्ट या कठिन होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी 2000 ये जो एनसीएफ 2005 है इसके अनुसार प्राइमरी लेवल के जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनमें जो गणित के अधिगम के संदर्भ यानी गणित को सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, किस जो है कौन सा तरीका जो है गणित सिखाने के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापी प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। जो गणित सिखाने का जो एक सही तरीका होता है कि जो बच्चे हैं उनको विभिन्न क्रियाकलाप कराया जाए, जो प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न भी पूछते हैं और जो परिचर्चाएं होती हैं उनमें भाग लेने के लिए उनको अवसर दिया जाए। कोई भी चीज़ जैसे एक टीचर होते हैं अगर वो मैथ के जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो उनको जो है साथ में एक्टिविटी कराएं, जो भी क्वेश्चन बच्चा पूछे या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको जो है चाहिए कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे और जो चर्चा हो क्लास में उनमें बच्चों को जो है भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करें। तो बी ऑप्शन यहाँ पे कथन सही है। सी देखते हैं कि शिक्षण हेतु अवधारणा को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना, बिल्कुल सही है कि जो भी चीज़ें बता रहे हैं बच्चों को उसके अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ें, यानी कि बच्चे के जो पहले की नॉलेज है उससे जो है जोड़कर चीज़ों को समझाया जाए। तो बी और सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो बी और सी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से क्या सही नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन में जो है 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, 1 ऑप्शन आपका गलत होगा। निगेटिव को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। पहला ऑप्शन है
कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं उनमें भी सीखने की क्षमता होती है। दूसरा कि बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही। बच्चों का जो स्वभाव होता है वो सीखने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं, उनका जो है वो हर जगह पे प्रेरित होते हैं सीखने के लिए, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये गलत होगा। जो भी बच्चे होते हैं उन सबका जो सीखने का तरीका होता है वो एक जैसा नहीं होता, सबका सीखने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये आपका निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। फिर भी डी देख लेते हैं कि स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये ऑप्शन आपका सही है। चाहे आपका स्कूल हो या घर हो या कोई अन्य जगह हो, वहाँ पे बच्चे जो है वो सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, तो सी ऑप्शन नेगेटिव है और यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन बताना है। ठीक है, यानी कि जो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत है वो बताने हैं, इसमें कौन सा सिद्धांत है और कौन सा नहीं है। पहला है ऑप्शन कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। पाठ्यचर्या जो है यानी पढ़ाने का जो क्लास होती है वो पाठ्य पुस्तक पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए, गलत है। दूसरा कि अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, बिल्कुल गलत है कि अधिगम प्रक्रिया में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसको जो है नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको जो है हटा देनी चाहिए, ये गलत है। तीसरा कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो स्कूल में बच्चे को जो टीचर सिखा रहे हैं उनको जो है बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाया जाए तो वो आसानी से सीखते हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का उचित तरीका है। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का जो आकलन करने का जो सही तरीका होता है वो कौन सा तरीका है। पहला है वार्षिक परीक्षाएं कराकर, यानी जो बच्चों का आकलन किया जाता है क्या वार्षिक परीक्षा करा के आकलन किया जा सकता है, जो उचित तरीका होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या फिर तीसरा दैनिक गतिविधि, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी बच्चे का जो है आकलन करने का जो तरीका होता है वो वार्षिक परीक्षाएं लेना नहीं होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा भी लेना नहीं होता, बल्कि दैनिक गतिविधियां कराकर उनका जो आकलन करने का तरीका होता है वो सही होता है। अगर हम बच्चे से पर डे कोई ना कोई एक्टिविटी कराएंगे तो हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ ये अगर वो एक्टिविटी अच्छे से कर रहा है तो हम समझ पाएंगे, कि अगर नहीं भी कर रहा है तो भी हम समझ में आएगा कि हाँ बच्चे किस तरीके का है, वो उसकी समझ क्या है, उसकी जो है मानसिक बुद्धि लब्धि क्या है, वो किस तरीके से है, उसका हम सही आकलन पर डे गतिविधियाँ करा के समझ पाएंगे। तो दैनिक गतिविधियाँ कराना उसका सही उचित तरीका है आकलन करने का किसी भी बच्चे का, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो किस भाषा में होनी चाहिए, कोई भी वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, या जो अन्य बच्चे हो, उन सभी को जो है किस आधार पर किस भाषा में जो है शिक्षा देनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 भी कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा है अंग्रेजी में, तीसरा है हिंदी में, और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो हमने बताया कि चाहे एनसीएफ 2005 हो या फिर एनईपी आपका हो या फिर आरपीडब्ल्यू एक्ट हो, कोई भी जो है डॉक्यूमेंट हो, उन सभी में जो बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई है जिस भाषा में, वो है आपकी मातृभाषा में। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बच्चे को अगर हम मातृभाषा में, उसकी जो मातृभाषा है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उस लैंग्वेज में हम सिखाएंगे तो क्या होगा कि वो आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि वो उनकी पहली बात जो है भाषा होती है जिसमें वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की कार्यशाला सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी वो कहाँ की गई थी, एससीईआरटी लखनऊ में, एनसीईआरटी नई दिल्ली में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो कार्यशाला सबसे पहले जो आयोजित की गई थी वो की गई थी एनसीईआरटी नई दिल्ली में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। एज अ जीके इसको आप समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्कूल में बच्चे फेल हो जाते हैं तो वे दर्शाते हैं। ठीक है, यदि जो है कोई भी विद्यालय है वहाँ पे कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो वो क्या दर्शाता है, अपनी असफलता को, या फिर स्कूल की असफलता को, या फिर समाज की असफलता को, या फिर परिवार की असफलता को। ठीक
ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर विद्यालय में फेल हो जाता है तो वो अपनी असफलता को नहीं दर्शाता, उस बच्चे की गलती नहीं होती है। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में या फिर सीटेट के कोई भी जो है पेपर में या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा जो है देखने को मिलता है कि बच्चे जो है खुद को असफल मानते हैं, तो बच्चे अपने खुद जो है असफल नहीं हो सकते, बच्चे गलत नहीं हो सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये गलत होगा कि उसकी अपनी असफलता की वजह से वो फेल हो गया है। दूसरा है स्कूल की असफलता। ये ऑप्शन सही होगा कि अगर बच्चा जो है फेल होता है स्कूल में तो उसकी जो है खुद की असफलता नहीं है, बल्कि उसके स्कूल की असफलता, स्कूल के जो टीचर हैं या स्कूल की जो व्यवस्था वो सही नहीं रही होगी, तभी बच्चा फेल हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा सही मानेंगे कि स्कूल की असफलता रही होगी, ये रही है तभी बच्चा फेल हुआ है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यहाँ पे पाठ्यचर्या होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहाँ, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, ये जो है इसका जो कथन है वो कहता है कि विद्यालय को उन परिस्थितियों में सीखा जाता है। कौन सी परिस्थितियों में जो है गणित को सीखा जा सकता है ये बताना है। जहाँ बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, यानी उस परिस्थिति में सीखा जाता है जहाँ बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलाप में संलग्न रखने की अपेक्षा हो, बिल्कुल नहीं, निम्न प्रदर्शन के लिए नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा है कि होनहार मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत व हल करें, ये बिल्कुल गलत होगा। इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे हैं वो गणित को सीखने में आनंद लें। ठीक है, वो परिस्थिति सबसे अच्छी होगी गणित को सीखने सिखाने में जिसमें जो है बच्चा गणित को सीखने में आनंद ले, ठीक है, उसको एंजॉय हो, उसमें जो है इंटरेस्ट रहे। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, विशेषकर विद्यालय स्तर पर अनुशासन का महत्व होता है। ठीक है, जो अनुशासन होता है, जो डिसिप्लिन होता है, व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, विशेषकर विद्यालय स्तर पर। तो ये अनुशासन का महत्व होता है, किन लोगों के लिए इसका जो महत्व है होता है। पहला है शिक्षक के लिए, दूसरा है केवल छात्रों के लिए, तीसरा शिक्षक और छात्र दोनों के लिए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर विद्यालय में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है या विद्यालय में अगर अनुशासन रखा जा रहा है तो उन दोनों के लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, शिक्षक के लिए भी और छात्र के लिए। क्योंकि अगर शिक्षक अनुशासित रहेगा तो वो अच्छी चीज़ें सिखा पाएगा बच्चों को, अगर छात्र अनुशासित रहेगा तो जो है अच्छी चीज़ें और इफेक्टिव चीज़ें सीख पाएगा। तो इन जो है दोनों के लिए, शिक्षक के लिए भी और छात्र के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उदाहरण बच्चों को उनकी पढ़ाई के दौरान उन्हें सक्रिय रहता है, कौन सा ऐसा उदाहरण जो उनके पढ़ाई के दौरान उन्हें क्या करता है, एक्टिव रखता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अन्वेषण करना। ठीक है, पहला ऑप्शन अन्वेषण करना, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है वाद विवाद करना और चौथा है अपने विचारों की रचना करना। तो ये जो चारों ऑप्शन है, चाहे वो अन्वेषण करना हो, प्रश्न पूछना हो या फिर वाद विवाद करना हो या फिर अपने विचारों की रचना करना, अगर क्लास में अगर कोई भी बच्चा अन्वेषण करता है या फिर जो है प्रश्न पूछता है या फिर कोई भी किसी भी चीज़ में जो है डिस्कशन करता है या फिर जो उसके खुद के विचार उनके जो है उनकी रचना करता है, उनको व्यक्त करता है, इन सब चीज़ों में जो है बच्चा एक्टिव रह सकता है। तो चारों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा ए, बी और सी, डी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है। ठीक है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, दूसरा सतत मूल्यांकन, तीसरा है खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन और चौथा है सभी। तो जो एनसीएफ 2005 है इसके अंतर्गत जो परीक्षा के सुधारों में जिस चीज़ को जो है सुझाया गया है वो होता है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन और सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये सभी जो है इन सभी सुधारों के बारे में सुझाया गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ यह विचार किस वर्ष आया था। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो मुख्य सूत्र होता है कि शिक्षा बिना बोझ के यह विचार किस वर्ष आया था। पहला है 1990, दूसरा है 1993
और तीसरा ऑप्शन 1981 और चौथा 1945। तो ये सूत्र जो आया था ये आया था 1993 में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।